ऐड ऑन कर सकें, जो आपको क्लाउड इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज हो और डेटा साइंस से रिलेटेड। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको पहले से ही एमएल आनी चाहिए या फिर आपको आईटी कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, नेटवर्क कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप ये जो लैब्स जो 30 डेज प्रोग्राम में हैं, आप वो अटेम्प्ट करते जाएंगे साइड बाय साइड, तो आप वो स्किल सेट भी सीखते जाएंगे। ऐसा मेनली नहीं है कि आपको ये ज़रूरी है कि मतलब कॉपी पेस्ट कमांड करके आप काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू आप बेसिक सीखें, आप जो नॉलेज है वो गेन करें, ताकि आप अपने फ्यूचर और फर्दर सॉल्यूशंस में उसको डिप्लॉय कर सकें। बेसिकली इसमें 2 ट्रैक्स कवर अप हुए हैं, क्लाउड इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। आप इन दोनों में से कोई भी ट्रैक अटेम्प्ट कर सकते हैं, या कोई सिंगल ट्रैक भी कर सकते हैं, ये एज पर योर विश। जो ट्रैक आप अटेम्प्ट करेंगे, वैसे ही उसी गुडीज के लिए और उसी सर्टिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। ये जो प्रोग्राम है, ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था और 5 नवंबर को इसकी एंड डेट है। तो सभी को अपने लैब्स और क्वेस्ट 5 नवंबर से पहले कंप्लीट करने हैं। ये कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया था 2 ट्रैक्स हैं। इसके अंदर फर्दर सिलेबस जो कवर अप होने वाला है, फर्स्ट ट्रैक में जो है क्लाउड इंजीनियरिंग, इसमें आपका ऐप इंजन, जो कंप्यूट इंजन, वर्चुअल मशीन्स, और उसके बाद नेटवर्किंग सिस्टम से रिलेटेड डिप्लॉइंग कैसे होती है एप्लीकेशन की, तो ये सारे जो स्किल क्वेस्ट हैं ये डिज़ाइन की गई हैं, तो ये इसी में सब कुछ कवर अप हुआ है। ये सारा क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक में आता है। ये 6 क्वेस्ट हैं आप जो आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग ट्रैक। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग ट्रैक में सभी, जैसे यूआईटी में काफ़ी जो हैं वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को लेके काफ़ी एंथुसियास्टिक हैं और प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं रेगुलरली। आपका कोई, अगर आपको प्रोजेक्ट जीसीपी पे डिप्लॉय करना है या जीसीपी रिसोर्सेज यूज़ करना है, ये 6 लैब्स आप अटेम्प्ट करके आप ये कम से कम आप यूटिलाइजेशन सीख जाएंगे एपीआईज की, और ट्रेन मॉडल कैसे ट्रेन करते हैं क्लाउड आर्किटेक्चर पे। ये जो ट्रैक 2 है, ये उसी के लिए डिज़ाइन हुआ है। जो ये लैब 1 है, गेटिंग स्टार्टेड क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज, ये ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 में दोनों में कॉमन है। तो आपको ये ट्रैक 2 में फिर से रीअटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? चैट बॉक्स सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्वेश्चन अराइज होता है कि स्किल बैजेस क्या होते हैं। काफ़ी लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि स्किल बैजेस लेके क्या होगा, क्या करना है, कैसे यूज़ करना है। तो स्किल बैजेस आपको तभी मिलेंगे जब आप एक स्किल क्वेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। स्किल क्वेस्ट में इंटीग्रेटेड 3-4 लैब्स का एक स्ट्रक्चर रहता है, और फाइनल एक चैलेंज लैब होती है। तो जब आप वो चैलेंज लैब अटेम्प्ट कर लेंगे, तब आप एक स्किल बैच के लिए एलिजिबल होंगे। ये स्किल बैच में मेंशन रहता है कि आपने कौन से ट्रैक पे वर्क ऑन किया है। जैसे ये स्किल बैच में था क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज। नेक्स्ट स्किल बैच में है फाउंडेशन एंड डेटा एमएल एंड एआई। ये आपका एक टाइप का रिकॉर्ड रहता है, एक प्रूफ रहता है कि मैंने इस स्किल सेट पे वर्क किया हुआ है, ऐसे लैब्स मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो स्किल बैचेस का मीनिंग ये रहता है। फिर क्वेश्चन आता है कि स्किल बैचेस की जरूरत क्या है। एज अ प्रूफ आपके पास रहता है, ये आपकी क्विक लैब प्रोफाइल में ऐड ऑन हो जाता है कि आपने ये स्किल सेट, आपने ये लैब्स अटेम्प्ट करके आपने ये स्किल सेट एक्सपीरियंस किया है, ये गेन किया है। ये आपको एक टाइप का रिज्यूमे में ऐड ऑन पॉइंट मिलता है कि आप उसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं, जो आप क्विक लैब की पब्लिक प्रोफाइल यूज करेंगे। वहाँ पे आपके हर एक स्किल बैच के नीचे एक ऑप्शन आएगा कि ऐड टू लिंक्डइन। So you can add on your LinkedIn account and also share on Twitter or any other social platform that you love to share up. बेसिकली आप ये स्किल्स जो करेंगे, जो भी स्किल सेट सीखेंगे, आपको जीसीपी कंसोल से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से आपको और क्या चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है और आपको थियोरेटिकल नॉलेज है, तो ये ऐड ऑन करता है कि एक आपका स्किल सेट पूरा प्रॉपर अचीव हो चुका है। स्किल बैजेस का ये एक मेन प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट आई विल लाइक टू ऐड ऑन कि अगर आप जो स्किल और अचीवमेंट अचीव कर रहे हैं, अगर डीएससी यूआईटी के ट्विटर हैंडल से शेयर करें, वी विल बी वेरी हैप्पी। एंड डीएससी टीम ने इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाने के लिए बहुत मेहनत की है। आप हैशटैग 30 days of cloud यूज करके हमारे ट्विटर हैंडल को टैग करके शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है और हम फर्दर इवेंट्स उसी हिसाब से इससे अच्छे सक्सेसफुल करवा सके। नेक्स्ट मूविंग ऑन कि क्लाउड
एज अ सर्विस क्या क्या टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है, क्या मॉडल्स प्रोवाइड करता है। सो पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करूंगी, जैसे कि पिज़्ज़ा। सो पिज़्ज़ा में क्या होता है कि आप 4 तरीके से पिज़्ज़ा एज अ सर्विस एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली आप 4 तरीके से पिज़्ज़ा एंड सर्विस आप ऑर्डर कर सकते हो और खा सकते हो। सो पहले एग्जांपल मैं लेती हूँ ऑन प्रीमिसेस, मतलब आपने घर पे बनाया अपना पिज़्ज़ा। तो आपने जब घर पे पिज़्ज़ा बनाया तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है पिज़्ज़ा के बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जैसे कि डो, सॉसेस, कैप्सिकम या कोई भी आपको टॉपिंग्स ऐड ऑन करनी है, चीज़ वगैरह, तो ये आपने खुद परचेज की और फिर उसके बाद आपने अपना पिज़्ज़ा खुद बनाया। यूटेंसिल्स वगैरह भी आपके घर के यूज़ हुए। तो ये आपकी ऑन प्रीमिसेस सारी डिटेल मतलब रिक्वायरमेंट्स आपने यूज़ किए। सो नेक्स्ट वी हैव टेक एंड बेक सर्विस। सो टेक एंड बेक सर्विस में होता है जैसे मार्केट में फ्रोजन फूड्स अवेलेबल होते हैं। सो पिज़्ज़ा भी फ्रोजन फूड की तरह अवेलेबल किया जाता है जो पैकेजेस में आता है, जैसे कि मकीन्स वगैरह जो होते हैं, तो वो सारे फ्रोजन फूड्स हैं। सो पिज़्ज़ा की भी आता है, तो आप अगर आप खरीदें तो आप उसको घर पे लाके उसको बेक करेंगे, तो आपका जो एफर्ट हुआ है वो सिर्फ बेकिंग में गया है, आपने कोई एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ नहीं किया। नेक्स्ट हम जो पिज़्ज़ा एज सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी। तो हमें कोई रिक्वायरमेंट है, हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा डोमिनोज वगैरह में, और उसके बाद हमने जो टॉपिंग्स या जो बेस रखना है, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन करनी है, डबल चीज़ ऐड ऑन करनी है, तो वैसा हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया और उसी हिसाब से हमें पिज़्ज़ा डिलीवर हुआ। सो हमें सिर्फ वो हमारे घर तक डिलीवरी होती है, हमें सिर्फ उसको बॉक्स ओपन करके खा लेना होता है। नेक्स्ट वी हैव ईट इन रेस्टोरेंट सर्विस। सो ईट इन रेस्टोरेंट सर्विस में क्या होता है कि आप लोग गए रेस्टोरेंट में किसी में और आपको वहाँ पे पिज़्ज़ा सर्व हुआ, आपको अपनी साइड से कुछ नहीं ले जाना, सिर्फ आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए रेस्टोरेंट में और आपको वो सर्व किया जाएगा। आप बस वो खा के उसी के लिए पेमेंट करते हो और कोई एक्स्ट्रा नीड रिसोर्सेज यूज आपको अपनी तरफ से नहीं डालने होते। सो क्लाउड में भी ऐसा ही होता है कि अगर हमें कोई ऑन प्रेमिसेस सर्वर मैनेज करना है या फिर हमें कोई एप्लीकेशन मैनेज करनी है, सो उसके लिए क्या क्या आप क्राइटेरिया रहता है, जैसे आपको ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स सेटअप करना है, जैसे इंटरप्राइज अपने खुद के सर्वर्स बना के रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो वो जो मैनेजमेंट होती है, जैसे एप्लीकेशन या फिर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, क्या कितनी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है स्टोरेज की, क्या सीपीयू यूज होगा, क्या नेटवर्किंग मॉडल डिजाइन होगा, तो ये सारा ऑन प्रेमिसेस ऑर्गेनाइजेशन खुद ही मैनेज करती है, इसमें कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव IaaS सर्विस। सो IaaS सर्विस में क्या होता है जी, आपको थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स करते हैं, ये 3 सर्विस हैं जो बेसिकली IaaS, PaaS एंड SaaS, ये आपको थर्ड पार्टी के थ्रू प्रोवाइडेड होती हैं और आप इनको यूज करते हैं। तो जैसे मैंने IaaS में बताया था टेक एंड बेक, तो आपने पिज्जा लिया, बेक किया और उसको खा लिया। सो यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर एक IaaS सर्विस में एक कंप्यूटर बना हुआ मिलता है एज अ सर्वर, तो आप उसमें अपनी एप्लीकेशन लाते हैं, डेटा लाते हो, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को चाहिए, जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो फ्रेमवर्क चाहिए, तो वो आप खुद ही सेटअप करते हो। जैसे आपने कोई पाइथन एप्लीकेशन बनाया, तो पाइथन एप्लीकेशन के लिए आपको पाइथन इंस्टॉल करवाना पड़ेगा अपने सर्वर पे, अपने कंप्यूटर पे, तभी आप रन कर पाओगे। तो IaaS में भी आपको ये सारी इंस्टॉलेशन इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है, तभी आपकी एप्लीकेशन रन अप होती है। नेक्स्ट वी हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या हो रहा है कि आपने जैसे मैंने बताया था डिलीवरी पिज़्ज़ा में, सो उसमें आपने ऑर्डर प्लेस किया था और आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से पिज़्ज़ा आपको डिलीवर हुआ। सो PS सर्विस में आपने क्या किया है, आप अपना एप्लीकेशन लाए, जो कोड है आपकी एप्लीकेशन का, तो आप उसको लाए और उसका डेटा लाए, जो भी एंट्रीज आपको चाहिए, तो आपने वो अपनी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर दी। अब उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे हो रही है, उसका रिक्वेस्ट कैसे हैंडल हो रही है, सो वो सब आपको उसकी कोई केयर उसको केयर करने की कोई नीड नहीं है, वो सारा आपकी थर्ड पार्टी मैनेज करेगी। नेक्स्ट वी हैव ऐसे एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो इसमें आप क्या हुआ, आपने एप्लीकेशन यूज की और आपने उस टाइम की वो एप्लीकेशन यूजेज पीरियड के लिए पे किया और आप चले गए। जैसे कि ईट इन रेस्टोरेंट में हुआ था कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, उसको खाया और आप चले गए, उसी पिज्जा के लिए आपने पे किया। सो एप्लीकेशन एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपने यही अपने यूजेज की कोई भी एप्लीकेशन की और उसके बाद आपने उसके लिए थोड़े अमाउंट टाइप के लिए पे किया और आप उसको यूटिलाइज करें या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। सो यहाँ तक सभी को ये मॉडल क्लियर हुआ या कोई डाउट? चैट सेक्शन में येस या नो में रिप्लाई कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन।
ये हमारा क्योंकि लैब का फ्रंट पेज है, जब आप किसी लैब में लॉगिन करते हो तो ये डिस्प्ले आता है। ये मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन वाली लैब का स्क्रीनशॉट पुट अप किया है। सो यहाँ पे आपका स्टार्ट लैब वाला जो है बटन, यहाँ से आपकी लैब स्टार्टअप होती है। फिर उसमें यहाँ पे स्टूडेंट रिसोर्सेज सेक्शन है। यहाँ पे आपको एक वीडियो लिंक अवेलेबल है, अगर लैब के बारे में अगर आपको कोई इश्यूज हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि लैब में क्या होने वाला है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रो है, तो आप इसको व्यू कर सकते हो और एक आइडिया ले सकते हो कि इस फर्दर लैब में होने क्या वाला है। नेक्स्ट वी हैव द इंडेक्स सेक्शन। सो सभी बुक्स में एक इंडेक्स सेक्शन तो होता ही है, तो ये एक लैब मैनुअल है, तो यहाँ पे भी एक इंडेक्स सेक्शन होगा ही कि क्या क्या कवर अप होने वाला है। तो ये उसकी मेजर ओवरऑल हेडिंग्स हैं और अंदर सब हेडिंग्स भी रहती हैं और जो टॉपिक्स कवर अप होते हैं। ये क्रेडिट कितने लैब कंज्यूम करेगी और कितने टाइम पीरियड तक के लिए लैब चलेगी, यहाँ पे ये मेंशन होता है। आप इस लैब की अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो यहाँ से भी सीक आउट कर सकते हो। जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं तो यहाँ पे पहले से ही सबके आंसर्स अवेलेबल हैं। और इस लैब जो लैब मैनुअल है, आप उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी मतलब पढ़ सकते हो, जैसे कि फ्रेंच, डच एंड जापानीज, चाइनीज। और वैसे सबकी नेटिव लैंग्वेज तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी होगी। सो इंग्लिश में ये डिजाइंड है लैब, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वी हैव, जैसे आपने स्टार्ट लैब बटन किया तो उसके बाद ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। तो यहाँ पे एक आईडी जनरेट होती है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो ये ऑटो जनरेटेड रहती है और ये सिर्फ इस पर्टिकुलर लैब के लिए ही रहती है, जिस लैब को आपने एक्सेस करना है, जिस लैब को आपको यूज करना है। फिर यहाँ पे जो ओपन टू गूगल कंसोल वाला ऑप्शन आता है, तो इसको क्लिक करके आप साइन इन पेज की तरफ रीडायरेक्ट होते हो। सो ये ऐप टाइप का एक्सेस टोकन हो गए कि आपने ये दोनों यूज किया और तब आपको उस इन्वायरमेंट में जाने के लिए परमिशन मिली और उसके लिए आप ये दोनों आईडीज यूज करें। सो ये साइन इन पेज आपका प्रॉम्प्ट अप होता है जो आप यूज कर सकते हैं। जो टॉप राइट कॉर्नर में आपकी जो प्रोफाइल है, सो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल की जो डिटेल्स हैं, जैसे कि क्रेडिट्स और आप कौन सी ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, आपका यूजर नेम एंड देन साइन आउट बटन। सो ये यहाँ पे अवेलेबल है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, अगर किसी को क्रेडिट्स चेक करने हो। और अगर आपको फर्दर अकाउंट्स की डिटेल्स जानी है तो माय अकाउंट पे क्लिक करके आप जिस पेज पे डायरेक्ट होंगे तो वो आपका वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी कि आपने क्या क्या लैब्स अटेम्प्ट कर ली हैं, क्या क्या क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है, क्या आपका क्रेडिट्स का वो पूरा बैलेंस मेंटेन्ड अप रहता है। सो यहाँ तक किसी को कोई इशू? यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए। ओके, थैंक यू। सो अब मैं बेसिक लिनक्स शेल की कमांड आपको बताने वाली हूँ। सो जस्ट वेट अ मोमेंट, आई वांट टू शेयर माय अनदर स्क्रीन। सो विजिबल है टर्मिनल सभी को? ओके। सो मैं अभी जैसे अपने जो मेरे पीसी है उसकी रूट फोल्डर में हूँ। ये जो टिल्ट साइन है वो इंडिकेट करता है रूट। सो अगर मुझे किसी और मतलब रूट फोल्डर्स में क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या फोल्डर्स मेरे प्रेजेंट है, अगर मुझे व्यू करने हो तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगी ls। सो ls का मीनिंग है लिस्टिंग। लिस्ट आउट कर देते हैं वो सारे फोल्डर्स को, जो भी फाइल्स हैं जो आपके प्रेजेंट होती हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। तो मेरे रूट फोल्डर में ये सारी फाइल्स पहले से ही प्रेजेंट है। सो ये यहाँ पे व्यू अप हो गई। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी और कमांड में मतलब किसी और फोल्डर में मूव करना है तो उसके लिए मैं cd कमांड यूज करूंगी। सो cd का मीनिंग होता है चेंज डायरेक्टरी। जैसे मैं डेस्कटॉप में मूव करना चाहती हूँ, सो आई यूज डेस्कटॉप। सो मैंने अभी टैब बटन प्रेस करके ऑटो कंप्लीट किया है। सो आप जब जीसीपी क्लाउड शेल को एक्सेस करते हैं तो आपका वहाँ पे भी ऑटो कंप्लीट ऑप्शन आता है, बट आपको वो एक्टिवेट करना होता है। और मैं लिनक्स इसलिए कवर अप कर रही हूँ क्योंकि जो क्लाउड शेल डिजाइन है जीसीपी का, उसमें लिनक्स शेल यूज हुआ है, बैश शेल यूज हुआ है, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लिनक्स कमांड लाइन की। सो अब मैं डेस्कटॉप पे डायरेक्ट हो चुकी हूँ। अगर मुझे कोई नया फोल्डर बनाना हो तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगी mkdir, सॉरी,
वो ये ऑलरेडी एक्सेस करता है। सो मैं दूसरा फोल्डर बनाती हूँ आपके लिए। आप ये टॉप और बॉटम एरो यूज करके आप अपनी कमांड्स के साथ ऊपर मतलब अप एंड डाउन कर सकते हो, या प्रीवियस कमांड आपने जो यूज की है वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे मैंने mkdir30 ऊपर यूज किया था, तो मैंने अपना टॉप एरो यूज किया कीबोर्ड का और मैं पिछले वाली कमांड पे शिफ्ट हो गई। सो मैंने एक फोल्डर बनाया 30 डे। सो ये क्रिएट हो गया। ये व्यू कैसे करेंगे हम, ls से। सो यहाँ पे ये 30 डे क्रिएट हो गया है। सो अब मेरे को 30 डे के अंदर डायरेक्ट होना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी cd 30 डे। सो अब मैं 30 डेज में आ गई। अब यहाँ पे लिस्ट आउट करने के लिए एम्प्टी है। अब मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है इसके लिए। तो फाइल, अगर मेरे को कोई फाइल क्रिएट करनी हो तो मैं उसके लिए कमांड यूज करूंगी touch txt test.txt। ये मेरी फाइल क्रिएट होगी। सो ये टच कमांड आपकी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होती है। अगर मेरे को इस फाइल में, अभी तो ये एम्प्टी है, और अगर मेरे को इस फाइल में कोई डेटा डालना हो तो उसके लिए मैं एडिटर यूज करते हैं। तो जैसे विम नैनो। सो मैं आपको नैनो का एग्जांपल देके बताती हूँ, क्योंकि नैनो काफी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो nano.txt। सो ये मेरा फाइल ओपन अप हो गई है नैनो एडिटर में। अगर मुझे यहाँ पे कोई कंटेंट डालना हो तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइप आउट कर दूंगी हेलो 30 डेज, और मुझे ये फाइल सेव करनी हो तो मैं इसके लिए कंट्रोल ओ प्रेस करके एंटर। यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट द फाइल नेम test.txt, तो इसके लिए एंटर, एंड देन आपकी फाइल सेव अप हो चुकी है। अगर आपको एडिटर से बाहर निकलना है तो देन यू विल यूज कंट्रोल एक्स। सो आप फाइल के बाहर आ गए। अगर फाइल का कंटेंट व्यू करना हो तो देन यू यूज cat txt। सो यहाँ पे आपका फाइल का पूरा कंटेंट विजिबल हो जाएगा, जो भी आपने फाइल में आपने डेटा डाला है। सो ये कुछ फाइल क्रिएशन की कमांड्स थी। अब जैसे एक एको कमांड जो यूज हुई है काफी मैनुअल्स में, जो मैंने भी दिखा है। सो एको कमांड कैसे मतलब यूज करते हैं, पहले तो आप एक वेरिएबल बनाइए। ये मैंने वेरिएबल बनाया। तो एको कमांड बेसिकली आपकी स्ट्रिंग्स और वेरिएबल एक्सेस करने के लिए डिजाइन हुई है, और वो जो स्ट्रिंग और वेरिएबल की वैल्यू होती है वो प्रिंट आउट कर देती है। तो मैंने यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बनाया, एंटर, एंड देन मुझे अब जोन की वैल्यू प्रिंट आउट करनी है, तो उसके लिए आई यूज एको डॉलर जोन। सो यहाँ पे मेरी जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, जो 1 2 3 जो मैंने असाइन करवाई थी, सो वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुकी है। सो ये बेसिक था स्ट्रिंग्स और वगैरह के बारे में। अगर आपको ये जो टच फाइल बनाई मैंने जो टच यूज करके टेस्ट फाइल बनाई थी, अगर मुझे ये रिमूव करनी हो, मुझे नहीं चाहिए अभी भी मेरी ये डायरेक्टरी में प्रेजेंट है जैसे यहाँ पे, तो अगर मुझे ये रिमूव करनी हो तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगी rm test.txt। सो अगर मैं एलिस करती हूँ sudo rf, हाँ आप ये यूज कर सकते हो जिस एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूडो बेसिकली यूज किया जाता है आपको रूट परमिशन ग्रांट करने के लिए। अगर आपका कोई पीसी कोई और यूज कर रहा है तो आपको सूडो कमांड यूज करके आप रूट परमिशन आपको मिल जाएंगे। आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा और आप उससे फाइल रिमूव कर सकते हो। और ये /* से क्या होगा कि आपकी जो उस डायरेक्टरी में जो भी फोल्डर्स हैं, तो उसके बाद वो सारे डिलीट अप हो जाएंगे। सो डिड यू गेट इट? Okay. So let me stop sharing my screen. So ये कमांड सारी कवर अप हो चुकी हैं। अब GCP प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? सो GCP प्रोजेक्ट्स में आपकी क्या क्या चीजें मेंटेन कर सकते हो, आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, ये सारा आपको क्या होता है ये मैं बताती हूँ। जैसे आपने कोई रिसोर्स एक्सेस किया,
तो उसके लिए आप एक मतलब अलर्ट सेटअप कर सकते हो, एक कोटा सेटअप कर सकते हो कि अगर मेरा ये रिसोर्स इतने लिमिटेड ऑफ टाइम पीरियड से ज्यादा यूज हो जाता है तो मेरे को एक अलर्ट मैसेज आ जाए कि भाई मतलब कि इतना ये रिसोर्स यूज हो चुका है और अब आप क्या इसके साथ एक्शन लेना चाहोगे। तो कोटा बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करते हैं। देन वी हैव बिलिंग, जो हमने रिसोर्सेज यूज किए हैं जो उसके लिए हम क्या पेमेंट भी तो करेंगे, मतलब ऐसे ही जीसीपी यूजर मतलब जीसीपी प्रोवाइड नहीं करता आपको रिसोर्सेज एक्सेसिबिलिटी, तो उसके लिए आपका एक बिलिंग अकाउंट मेंटेन रहता है कि आपने क्या रिसोर्सेज यूज किए हैं, कैसे यूज किए हैं, कौन सी परमिशन अलाउ की है, कौन सी एपीआई यूज किए हैं, तो वो सब आपका बिलिंग अकाउंट में मेंटेन रहता है। आप परमिशन मैनेज कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में एक एपीआई एक्सेस कर सकते हो। तो एक प्रोजेक्ट जो होता है वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है। अगर आप इसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के एपीआई अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में एक्सेस करवाओगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दोनों इंडिविजुअल हैं। आप उनके बीच में कोई इंटरलिंक सेटअप नहीं कर सकते, वो डिफरेंट डिफरेंट चलते हैं। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है या कोई डाउट? ओके, मूविंग ऑन। क्लाउड आईएएम सर्विस। सो क्लाउड आईएएम सर्विस मीन्स की आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। सो आप इसमें अपने प्रोजेक्ट में किसको क्या राइट्स देते हो, क्या रोल असाइन करते हो, तो वो आईएएम सर्विस डील आउट करती है। कि आपने जैसे गूगल फाइल या कोई गूगल डॉक्स शेयर किए हो या गूगल स्लाइड से कोई पीपीटी शेयर की अपने फ्रेंड्स के साथ, सो उसमें आप अपने रोल असाइन करते हो। जैसे आपने कि मैं इस फ्रेंड को कमेंटर का रोल असाइन कर रहा हूँ, अपने दूसरे फ्रेंड को एडिटर का, दूसरे फ्रेंड को व्यूअर का। सो ऐसे ही हम अपने प्रोजेक्ट के लिए आईएम सर्विस असाइन कर सकते हैं कि हमारी मतलब कि इस प्रोजेक्ट में ये ईमेल आईडी से जो लॉगिन करेगा उसको क्या रोल है उसका, और जो सर्विस अकाउंट से लॉगिन करेगा वो क्या रोल करेगा। सो ये सारा आपका आता है क्लाउड आईएम सर्विसेज में। नेक्स्ट वी हैव रीजन्स, मल्टी रीजन्स एंड जोन्स कंसेप्ट। सो जो वर्ल्ड वाइड मैप है उसमें गूगल्स ने 3 मल्टी रीजन्स डिवाइड किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है एशिया पैसिफिक, देन वी हैव अमेरिका एंड देन यूरोप। सो उसके अंदर जो मल्टी रीजन्स हैं मेजर, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स डाइसेक्ट किए हुए हैं। सो जो रीजन्स के अंदर आपको जोन्स मिलेंगे। सो एक रीजन्स में लिमिटेड आपको 3 जोन्स होते ही हैं। अगर आपको कोई गूगल सर्विस एक्सेस करनी है, सो जो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट जाएगी किसी जोन में, तो वो आपको आपके नियरेस्ट जोन के पास जाएगी। जैसे इंडिया में बॉम्बे में है, सो आपको जो रिक्वेस्ट एक्सेस करनी है, आपने यूट्यूब एक्सेस किया कहीं से भी, सो आपकी जो रिक्वेस्ट जाएगी तो वो आपके जोग्राफिकल लोकेशन के नियरेस्ट जोन में जाएगी और वहां से रिट्रीव होके वो आपके डेस्कटॉप पे डिस्प्ले अप होगी। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Anyone having any query regarding it? Okay. Then we have अब हेल्प कैसे एक्सेस करेंगे कि अगर हमारा मतलब स्टक हो गए, लैब का टाइमर चल रहा है और हमारी कमांड वर्कआउट नहीं कर रही है या कोई परमिशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो। जैसे कि आपकी जो लैब मैनुअल है उसके बॉटम राइट कॉर्नर में ये चैट सेक्शन है, यहाँ पे आपका एक पॉपअप विंडो अपीयर होगा। तो उसमें 3 टेक्स्ट एरियाज होंगे जो आपको फिल आउट करने हैं। फर्स्ट आपका नेम, देन डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट जो आप सिलेक्ट करोगे वो होगा 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड, एंड देन जो मैसेज आपको जो भी क्वेरी आप वहां पे एक्सप्लेन आप कर दो, और आपका जो भी क्वेरी होगी वो क्यू अप हो जाएगी। सो जो आपके मतलब क्वेरी रिजॉल्वर रहेंगे वो 2-3 मतलब उसी टाइम पीरियड में आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको तब भी कोई इशू नहीं आता तो आप मेरे से और मेरी टीम से स्लैक चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो #30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड का एक पर्टिकुलर चैनल बना हुआ है, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे अपनी क्वेरी सारी पुट अप कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव कि अगर आपकी कोई अकाउंट से रिलेटेड इशू आता है या अकाउंट ब्लॉक अप हो जाता है, सो आप bscsupport@quicklabs.com पे अपने आप को मेल मतलब अपना इशू एक्सप्लेन करके यहाँ पे मेल कर सकते हैं। सो वो जो DSC सपोर्ट टीम है वो भी आपका मतलब इशू रिजॉल्व आउट करने में हेल्प करेगी, तो आपको कोई डिले नहीं आएगा प्रोसीजर्स में। अगर आज का कोई टॉपिक किसी को समझ नहीं आता या कोई इशू है, सो आप क्लाउड गूगल डॉक्स को रेफर कर सकते हैं, वहां पे इन डिटेल एक्सप्लेनेशन सारे टॉपिक्स की दी हुई है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।